हेलो एवरीवन, आज हम अपना 8वां लेक्चर बनाने जा रहे हैं और 8वां लेक्चर हमारा किस टॉपिक पे है। तो उस टॉपिक को बताने से पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे कि हम बहुत से नेचुरल इवेंट्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि ग्लास के अंदर रखा हुआ किसी स्पून, चम्मच या पेंसिल को हम देखते हैं तो वो टेढ़ा दिखाई पड़ता है। उसके बाद किसी ग्लास में भरा हुआ पानी और एकदम क्लीन पानी है, तो जब उसके ऊपर से देखते हैं तो उसका जो बॉटम होता है वो ऊपर की ओर दिखाई देता है। या फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल के अंतर्गत जो उसका तल होता है, निचला तल, वो भी ऊपर की ओर दिखाई देता है। उसके बाद प्रकाश में जो हम रेनबो, इंद्रधनुष देखते हैं, ये सारी घटनाएं जो है किस वजह से होती। उसके अलावा जो प्रकाश में तारे का जो टिमटिमाना होता है, वो जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस कारण से होता है। या हम देखते हैं कि कभी ग्लास के अंदर, ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर जो नींबू रखा रहता है वाटर भरा हुआ ग्लास में, तो वो साइज से बड़ा प्रतीत होता है। उसके अलावा कुछ लिखा हुआ अक्षर पे जब हम ग्लास स्लैब को रखते हैं तो वो भी हमको क्या, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और सरफेस से उभड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये सब जो इवेंट होते हैं हमारे नेचर में, ये किन कारणों से होता है। तो इन कारणों को जानने के लिए, इन कारणों के उत्तर को समझने के लिए हमको एक टर्म पढ़ना पड़ेगा जो इस 8वें लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा टर्म है? वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ये सारा इवेंट जो हम बात किए, इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट हैं, वो सारे इवेंट किसके वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। तो अपवर्तन क्या होता है, हम उस पर बात करने वाले हैं। अब ये अपवर्तन होने के नियम क्या है, किस नियम के कारण ये अपवर्तन होता है, उस टर्म को देखेंगे। और ये सारे इवेंट के वजह से एक कांस्टेंट टर्म निकल कर आता है अपवर्तन के नियम में, अपवर्तनांक। तो ये सबको हम एक एक करके समझने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। एक सिंपल सा भी डिफिनेशन आता है प्रकाश का अपवर्तन का, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से ट्रेवल करके दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अपना पथ, रास्ता बदल लेती है। तो एक सिंपल सा परिभाषा है, इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़े परिभाषा को हम इंक्रीज कर दिए और जिससे हम आसानी से और हर एक टर्म को क्लियर समझा सकते हैं इस परिभाषा में। तो परिभाषा क्या है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम आगे डायग्राम के साथ भी समझाएंगे। तो परिभाषा लिखे हैं हम यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए कि अपवर्तन वह घटना है, जो अपवर्तन है एक ऐसा फेनोमेना है, एक ऐसी घटना है जिसमें माध्यम के बदलने से प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है। माध्यम के बदल जाने से प्रकाश के चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण लंबवत आपतित किरण बिना मुड़े और तिरछी आपतित किरण मुड़कर नए माध्यम में गमन करती है। ये एक परिभाषा है। तो इसको पढ़ने से उतना ज्यादा तो क्लियर समझ में नहीं आया। अब हम इसको डायग्रामेटिक या डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कैसा फेनोमेना। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम तो सिंपल परिभाषा क्या देते हैं कि जब कोई रे एक माध्यम, जैसे कि ये हमारा हो गया विरल माध्यम, हिंदी में विरल माध्यम कहते हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम, सपोज दैट ये जो मीडियम है हमारा एयर वाला, और ये मान लेते हैं या वाटर भरा हुआ है, दूसरा मीडियम हमारा वाटर, ये एयर है, दूसरा मीडियम क्या है, वाटर है। तो ये मीडियम को हम सघन माध्यम कहते हैं हिंदी में, दूसरे माध्यम को, यानी कि डेंसर मीडियम। तो एयर यानी कि विरल माध्यम, और जो नीचे हम वाटर का बात कर रहे हैं वो क्या है, सघन माध्यम। फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारा वाटर का बात आ गया कि ग्लास के वाटर भरा हुआ, ग्लास के अंदर पेंसिल, वाटर भरा हुआ ग्लास के अंदर नींबू का साइज इंक्रीज बड़ा दिखाई देता है, इसलिए वाटर ले रहे हैं सघन माध्यम में। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम, तो सिंपल सा परिभाषा यह बनता है कि जब कोई किरण, प्रकाश किरण रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वो अपना पथ, अगर इसको इस वे जाना चाहिए उसका पथ था, लेकिन वो क्या होता है, यहाँ से डेविएट हो जाता है, वो इधर ट्रैवल कर जाता है। तो ये क्यों होता है? अब हम तो कह दिए परिभाषा कि एक माध्यम से गया तो दूसरे माध्यम में वो मुड़ जाता है और अभिलंब के करीब, अगर हम इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, इसी को अभिलंब यानी कि नॉर्मल कहा जाता है, हिंदी में अभिलंब कहा जाता है। और देखते हैं इसमें कि जो रे जा रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, वो क्या हो रहा है कि नॉर्मल के करीब बेंड हो रहा है, नॉर्मल की तरफ झुक रहा है, नॉर्मल की तरफ आ जा रहा है। तो ये क्यों होता है?
परिभाषा तो दे दी प्रकाश का अपवर्तन, बट ऐसा क्यों होता है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर नॉर्मल के करीब बेंड क्यों होता है। तो इस चीज को समझने के लिए एक टर्म समझते हैं हम, डेंसिटी, यानी कि घनत्व को। एयर का जो डेंसिटी है, एयर का जो डेंस है, जो घनत्व है, वो कम है किसके, जल की अपेक्षा। जल में जो घनत्व समझते हैं, यानी कि हम नॉर्मल अगर कहते घनत्व, कभी मार्केट जाते हैं तो देख सकते हैं कि भीड़, जो मार्केट का बात करें, जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, वह बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, ट्रैवल करने में, जाने में ज़्यादा समय लग जाता है, थोड़ा भी डिस्टेंस तय करने के लिए 5 से 10 मिनट लग जाता है। लेकिन वही खुला एरिया रहे, अगर हमको वहाँ ट्रैवल करना है तो बहुत कम समय में उतना एरिया ट्रैवल कर सकते हैं। तो डेंस का मतलब कोई चीज़ वहाँ पर कितना ज़्यादा क्वांटिटी में। तो वैसे यहाँ पर डेंस वर्ड वो तो सिंपल सा समझने के लिए था। हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा विरल माध्यम का, यानी कि एयर के अंतर्गत जो, यानी कि जो रुकावट कम पैदा करे, वहाँ घनत्व कम है, जहाँ पर रुकावट ज़्यादा पैदा हो वहाँ घनत्व ज़्यादा है। तो एयर में रुकावट कम होता है पानी के बनिस्बत, तो इसलिए इसका जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, और विरल माध्यम का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है। और यहाँ पर जो डेंसिटी का बात करेंगे वो ऑप्टिकल डेंसिटी है हमारा, ठीक है, वो ऑप्टिकल प्रकाशीय घनत्व कह सकते हैं हम इसको। तो ये जो बेंड हो रहा है, हम इस बात पे बात करने वाले थे, प्रकाश के अपवर्तन में जो बेंड हो रहा है वो क्यों होता है। तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड में जो चेंजेस आता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग, हम इससे पहले सबसे स्टार्टिंग लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन पे बात किए थे तो उसमें बताए थे कि जैसे कि हम एयर का बात कर लेते तो एयर यानी कि वैक्यूम, और एयर में जो लाइट का स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ग्लास स्लैब में बात किए थे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी को जब हम जल में बात किए थे तो 2.25 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड देख रहे हैं लाइट का। तो वही चीज़ यहाँ हम 2 मीडियम लिए हैं, यहाँ पर एक तो ये ले लिए एयर और वैक्यूम वाला, और दूसरा मीडियम हम यहाँ पर ले रहे हैं वाटर का बात कर रहे हैं। तो इसमें और इसमें देख सकते हैं लाइट का स्पीड में डिफरेंस, और इसी स्पीड में डिफरेंस होने की वजह से जो रे है वो बेंड होता है। यानी कि बेंड क्यों हो पाता है, इधर जो ट्रेवल कर रहा था वो एकदम स्पीड तेज गति से जा रहा, लेकिन यहाँ पर दूसरे मीडियम में जैसे ही यहाँ पर इन किया दूसरे मीडियम में, यहाँ पर इसको रुकावट मिलने लगा, और रुकावट मिलने की वजह से इसके स्पीड में कमी आ गया, इसका स्पीड रे का कम हो गया, जिसके वजह से वो डेविएट कर गया अपने पथ से, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कभी नॉर्मल सा लुढ़कता हुआ बॉल जब आता है हमारे करीब, तो जब हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रुकावट पैदा करते हैं उसको रोकने के लिए, तो क्या होता है कि वो रुकता तो नहीं है लेकिन रास्ता बैंड जरूर कर लेता है। तो जस्ट वैसे यहाँ पर भी होता है कि स्पीड में जो कमी आता है, तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की वजह से स्पीड में कमी, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कमी क्यों होता है वो भी हम बात कर लिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण, जो कि लाइट की स्पीड के कारण। तो वही यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ, अपवर्तन वह घटना है जिसमें माध्यम के बदलने से क्या होता है, प्रकाश के चाल में परिवर्तन, जो लाइट का स्पीड होता है वो अलग हो जाता है। क्योंकि एयर वाला माध्यम में स्पीड कुछ था और वाटर वाला माध्यम में स्पीड कुछ है, और इसी माध्यम में डिफरेंस होने का, और माध्यम में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एक मीडियम के तुलना में दूसरे मीडियम में, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा स्पीड में, वो उतना ज़्यादा डेविएट होगा, उतना ज़्यादा मुड़ेगा वो अपने पथ से। तो जिसके कारण अब यहाँ पर जो बात है यहाँ तो क्लियर हो गया कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, यानी कि लाइट बेंड क्यों करता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, क्यों, क्योंकि उसके स्पीड में डिफरेंस हो जाते हैं अलग अलग माध्यम में। अब आगे आ रहा है कि इसमें कंडीशन है, अब ये जो रे पास हो रहा है वो रे पास होने की वजह से कब नॉर्मल के करीब मुड़ता है, और कभी कभी कंडीशन में क्या होता है कि वो बेंड नहीं होता है। तो बेंड कब नहीं होता और कब बेंड होता है, कब मुड़ता है और कब नहीं मुड़ता है, तो उसका कंडीशन इंसिडेंट रे पर डिपेंड करता है। इंसिडेंट रे हमारा आ किधर से रहा, वो तिरछा होकर आ रहा है या लंबवत आ रहा है। तो वही बात को यहाँ आगे के लाइन में लिखा हुआ है कि जिसके कारण लंबवत आपतित किरण, जब किरण आपतित लंबवत रहेगा, तो जैसे कि ये हमारा रेयर मीडियम है, और ये हमारा डेंसर मीडियम है, यानी कि विरल माध्यम, और ये हो गया सघन माध्यम। तो रियल माध्यम और सघन माध्यम में हम रे पर देखते हैं कि जब रे लंबवत पड़ता है
जब कोई प्रकाश किरण लंबवत पड़े यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाए, तो वो जो दूसरे माध्यम में जाता है स्पीड में कमी जरूर आता है, लेकिन वो बेंड नहीं होता, क्योंकि जब स्ट्रेट रहता है तो स्पीड में कमी आने के बावजूद भी वो क्या होता है, बेंड नहीं होता है, उसी वे में वो ट्रैवल करता है। तो यही कंडीशन यहाँ कहा गया कि जिसके कारण लंबवत आपतित जो किरण होता है वो बिना मुड़े, वो मुड़ता नहीं है। जिस पथ से आ रहा था इंसिडेंट रे या आपतित किरण, ये जो किरण हुआ जो ऊपर से आ रहा है इस तल पर पड़ रहा है वो हो गया आपतित किरण। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं आपतित किरण के बारे में कि जो रे इंसिडेंट पड़ता है वो आपतित किरण है हमारा। अब जो रे इसके अंदर आया, इससे पहले रिफ्लेक्शन सरफेस था तो उसको हम लोग करते थे परावर्तित किरण, लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस जिससे लाइट आर पार हो सकता है। तो इस रे को हम अब क्या कहेंगे, अपवर्तन किरण या अपवर्तित किरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, अपवर्तित किरण कहेंगे। ये हमारा अपवर्तित किरण होगा। जो रे ऊपर से इंसिडेंट पर रहा है वो आपतित किरण, और जो रे दूसरे माध्यम यानी कि इस माध्यम को पार करके जा रहा है वो अपवर्तित किरण, जो रिफ्रैक्ट होके जा रहा है। तो जब लंबवत पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, वो अपने पथ से डेविएट नहीं हो रहा। दूसरा कंडीशन कि जब वो तिरछा पड़ेगा, और तिरछी आपतित किरण जो रे तिरछा पड़ेगा, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल रे, और रे जो इंसिडेंट आ रहा है वो तिरछा पड़ रहा है, तो तिरछा पड़ने की वजह से क्या होगा, अपने पथ से डेविएट होगा। इसको तो रियली यहाँ जाना चाहिए लेकिन वो अपने पथ से डेविएट हो गया। ये हमारा विरल माध्यम और ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है। तो समझ में आ गया परिभाषा, और इससे दो टर्म साथ ही साथ क्लियर हो गया, ठीक है। और इसका पिक्चर, इसका स्लाइड स्क्रीन पे है ना आ जाए। इसका जो स्लाइड है, इसको जो डायग्राम हम यहाँ बनाए हैं फिगर में, वो डायग्राम स्क्रीन पे भी आने वाला है, ठीक है। उसको क्लियरली वहाँ देख ले और समझ ले किस प्रकार से जो नॉर्मल रे आ रहा है इस सतह पर वो ट्रैवल करके डेंसर मीडियम में जाता है तो बिना डेविएट किए हुए, और जब तिरछी होकर आता है, इंसिडेंट पड़ता है रेयर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, नॉर्मल के करीब बेंट हो जाता है। अब हम आगे समझते हैं इसको, इसके जो नियम है, प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया। और इसी वजह से जो बेंट दिखता भी, हम बात किए थे कि एक ग्लास के अंदर वाटर भरा हुआ है, और उस वाटर भरे हुए ग्लास के अंदर जब हम पेंसिल को रखते हैं तो उसका पथ अगर यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो डेविएट होकर हमको यहाँ दिखता, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण उसको यहाँ होना चाहिए, लेकिन जब हम पेन देखते हैं तो वो हमको यहाँ प्रतीत होता है, यहाँ अपीयर होता है। वो क्यों होता है, वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल के करीब वो बेंट होने लगता है जब रेयर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में जाता है। अब आगे हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के जो नियम होते हैं, दो नियम, उस दो नियम के प्रवर्तन के जो दो नियम है उसको पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले अभी जो हम लोग पढ़े प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें 2-3 कंडीशन जाने हम लोग। क्या कंडीशन था, एक कंडीशन ये था कि जब 2-3 कंडीशन है हम बात करते हैं, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है उस पर चलते हैं। तो पहला एक कंडीशन था कि जब विरल माध्यम से, विरल से सघन में, जब विरल से सघन में प्रकाश किरण जाता है तो वह नॉर्मल यानी कि अभिलंब के नजदीक मुड़ जाता है, यानी कि अभिलंब के तरफ मुड़ जाता है। दूसरा कंडीशन क्या था, और जिसका स्लाइड स्क्रीन पे अभी आने वाला भी है, कि हम वहाँ देख सकते हैं विरल से सघन में प्रकाश किरण जो है किस प्रकार से ट्रैवल करके नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, और जब वो सघन से विरल में प्रकाश किरण जाता है तो वह नॉर्मल से दूर हो जाता है, जस्ट ऑपोजिट। और एक तीसरा कंडीशन पढ़े थे कि जब वो क्या होता है कि अभिलंब, यानी कि जब वो परपेंडिकुलर लंबवत पड़ता है, लंबवत पड़ता है तो बिना मुड़े,
बिना मुड़े विरल से सघन में चला जाता है। ये 3 टर्म पढ़े हैं और ये तीनों टर्म से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। और वो एग्जाम्पल है हमारा कि किस प्रकार से इंसिडेंट रे एक ग्लास स्लैब पे पड़ता है और वो रिफ्रैक्शन के बाद ग्लास स्लैब के अंदर क्या होता है, नॉर्मल के नज़दीक मुड़ता है, और फिर जब ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा है रे तो वो क्या होता है, नॉर्मल से दूर हट जा रहा है। और जिस रे को हम इमर्जेंट आकस्मिक किरण भी कह रहे हैं, जो स्लैब से बाहर निकल रहा है, स्लैब पे जो पड़ रहा है बाहर से रेयर विरल माध्यम से, रेयर मीडियम से, उसको हम लोग कह रहे हैं आपतित किरण। और जो स्लैब के अंदर ट्रैवल कर रहा है, जो कि हम उस पर स्लाइड जो स्क्रीन पे हमारे फिगर है, उस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो स्लाइड ग्लास स्लैब के अंदर जो ट्रैवल कर रहा है रे वो रिफ्रैक्टेड रे है, और जो स्लैब से बाहर निकल रहा है वो हमारा इमरजेंट रे यानी कि आकस्मिक किरण कहते हैं। और जब वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे उसके बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं। जो स्लैब के अंदर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे की वजह से जो एंगल बन रहा है वो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। और जो रे स्लैब से बाहर निकल रहा है नॉर्मल और वो आकस्मिक यानी कि इमरजेंट रे की वजह से बन रहा है वो एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो जो कि हमको फिगर जो हमारे ऊपर स्क्रीन पे जो स्लाइड में है हम उस पर क्लियरली देख सकते हैं, और उसको हम यहाँ डायग्राम में भी बना दे रहे हैं। ये 3 कंडीशन, क्या 3 कंडीशन आया जिसको फिगर में देख लेते हैं। पहला कंडीशन ये मान लेते हैं विरल माध्यम है, ऊपर वाला विरल है और नीचे वाला क्या है हमारा सघन है, यानी कि रेयरर और ये डेंसर। ये हो गया रेयरर और ये हो गया डेंसर। तब जो किरण ट्रैवल करता है, जैसे कि ये नॉर्मल लाइन हम खींच लेते हैं, डॉटेड लाइन, ये हमारा नॉर्मल है। तो जब कोई रे तिरछा पड़ता है रेयर से डेंसर में तो वो नॉर्मल के करीब बैंड हो जाता है। ये कंडीशन है ना, विरल से सघन में प्रकाश किरण जाता है तो वो नॉर्मल के नज़दीक मुड़ जाता है जब तिरछा जब आता है तो। एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, अब जस्ट उल्टा। अब क्या होगा कि डेंसर से, और हम इसी टर्म में समझ लेते हैं, ऊपर वाले को विरल ही कह रहे हैं और नीचे वाले को सघन कह रहे हैं। तो जब कोई रे नीचे से ट्रैवल करेगा, जैसे ये हमारा नॉर्मल हो गया, और जब कोई नीचे से ट्रैवल करेगा, मान लेते हैं कोई रे यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, तो ये ट्रैवल कर रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। रियली इसको यहाँ जाना चाहिए लेकिन वो क्या हो गया, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो ये दूसरा कंडीशन आ गया कि सघन से विरल में जब जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। और जो तीसरा कंडीशन यहाँ हम लिखे हैं वो क्या है कि जब लंबवत पड़ेगा, जब क्या होगा, लंबवत पड़ेगा। जैसे कि कोई रे लंबवत जब पड़ रहा है पूरा परपेंडिकुलर, यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो वो जो ट्रैवल करके जाएगा बिना रास्ता बदले, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, तो वो बिना पथ बदले सीधा सीधा चला जाए। ये 3 कंडीशन आया, और 3 कंडीशन का एग्जांपल हम ग्लास स्लिप में देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैवल कर रहा है हमारे स्किन पे। तो एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पे भी बना देते हैं हिंदी टर्म लिखकर। जो हम ये 2 नियम पढ़ने के बाद बना देते हैं, वैसे स्क्रीन पे वो डायग्राम आ गया, वहाँ से देख के समझ सकते हैं। और इसको बताने के बाद हम वो कंडीशन का 2 एप्लीकेशंस देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या है प्रकाश के अपवर्तन का, हम यहाँ देखते हैं। प्रथम नियम क्या कह रहा है, तो प्रकाश अपवर्तन का जो पहला नियम है वो कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि हम लोग प्रकाश का जो परावर्तन वाला नियम में पढ़े थे, ये उसी प्रकार से है। दूसरा नियम जो प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, और लाई ऑन द सेम प्लेन पढ़े थे हम लोग, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। जस्ट उसी प्रकार से इसका पहला नियम है अपवर्तन का कि आपतित किरण, अब यहाँ पर परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण का बात हो गया, और आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही सतह पर, यानी कि जो अभिलंब है ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये 3 चीज, अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये क्या होता है, एक ही बिंदु पर लाई करता है। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु पर, और एक ही तल में। दूसरा नियम क्या कह रहा है, ये नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है पहले नियम के तुलना में। पहला तो आसान है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि एक वर्णी यानी कि सिंगल कलर
अब रे में बहुत सारे कलर वाले आते हैं तो बहुत सारा कलर एक साथ आएगा तो दिक्कत है। एक रे का बात करें कि जब एक वर्णिक कलर सिंगल कलर के लिए बात करें तो एक वर्णिक किरण के लिए आपतन कोण की जिया यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा अपवर्तन कोण की जिया यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो अनुपात यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है? कांस्टेंट। यही दूसरा नियम है, ठीक है। क्या कि जो हमारा आई कौन सा एंगल को शो कर रहा है, यहाँ पर जो आई है हमारा वो आपतित कोण को शो कर रहा है और जो आर है वहां पर अपवर्तित कोण को। तो आपतित कोण का साइन और अपवर्तित कोण का साइन का जो अनुपात है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। इसी अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम और भी कई संदर्भ में और कई तरीके से समझ सकते हैं और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं इसी कांस्टेंट टर्म को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो टर्म आ रहा है ये लॉ स्नेल्स के द्वारा दिया गया, इसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं कि साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये बात स्नेल्स ने कहा, इसलिए इस टर्म को हम स्नेल्स का लॉ भी कहते हैं। और साइन आई बाय साइन आर को हम म्यू से डिनोट करते हैं, इस टर्म से डिनोट करते हैं। ये दूसरा लॉ है हमारा, ये दूसरा लॉ सिंपल सा कि आपतित कोण और अपवर्तित कोण का जो साइन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। वही कहा रहा है एक वर्णिक कलर के लिए आपतन कोण की जिया यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसको हम स्नेल्स लॉ कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुरू होने वाला है क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात आ गया। तो उससे पहले हम जो अभी बात किए थे ग्लास स्लैब में जो टर्म है उसको हिंदी में समझाते हैं। स्क्रीन पे तो इंग्लिश में आ गया है वो टर्म, और हिंदी में हम यहाँ समझाते थे। ये दोनों लो अच्छे से नोट कर लेना है, सबको रिमेम्बर कर लेना है लो को। तो हम आते हैं ग्लास स्लैब का फॉर्मेशन करते हैं। ये ग्लास स्लैब हम बनाते हैं। ये हमारा एक ग्लास स्लैब। ये बाहर का जो वातावरण है वो हमारा एयर वाला है। ये एयर वाला माध्यम को हम क्या कहते हैं? विरल माध्यम। हिंदी में क्या कहेंगे? विरल माध्यम, और इंग्लिश में कहेंगे रेयर मीडियम, ठीक है। और ये ग्लास स्लैब का जो माध्यम है ये माध्यम ये हमारा कहलाएगा सघन माध्यम। ग्लास स्लैब का अंदर का माध्यम, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एक इंसिडेंट रे ऊपर से तिरछा इस पे पड़ रहा है। इंसिडेंट रे आ रहा है और ये ग्लास स्लैब के ऊपर पड़ रहा है। और यहाँ हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये रे क्या हो रहा है? बेंट हो रहा है, ठीक है। ये रे बेंट होके यहाँ रिफ्लेक्ट किया। रियल में ये रे को कहाँ जाना चाहिए था? वो रे ट्रैवल करके आगे की ओर बढ़ता। अगर स्ट्रेटली इसको बढ़ाया जाए तो वो इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ग्लास स्लैब के अंदर जब इन किया तो वो क्या हो गया? अपवर्तित हो गया। अपवर्तित होने के कारण क्या हो गया? वो अपने पद से विचलित हो गया। जो कंडीशन अभी हम पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो नॉर्मल के नज़दीक आता है। तो ये जो हमारा नॉर्मल लाइन देख रहे हैं हम उसके करीब आ रहा है। तो यहाँ पर जितना टर्म अब तक आ गया है उस टर्म को हम समझ लेते उसके नाम को। ये जो लाइन आ रहा है ये लाइन को हम कहेंगे आपतित किरण। ये जो किरण आ रहा है वो कौन सा किरण है? आपतित किरण। हिंदी टर्म लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपतित किरण। और ये जो यहाँ आया ये जो डॉटेड लाइन खींचे हैं वो हमारा क्या है? वो अभिलंब है, वो हमारा अभिलंब। और ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच जो यहाँ एंगल बन रहा है, एंगल आई, यही एंगल क्या कहलाएगा? हमारा यहाँ जो आई बन रहा है इसी को क्या कहेंगे हम लोग? आपतित कोण। ये कहलाएगा हमारा आपतित कोण। उसके बाद ये जो रे ग्लास स्लैब के अंदर ये हमारा ग्लास है, जो ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो इस ग्लास स्लैब के अंदर जो ये रे ट्रैवल करके
जा रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है, ये रे हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है। ये अपवर्तित किरण है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होगा, ठीक है। और ये कौन सा रे को एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा किरण होगा, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड यानी कि अपवर्तित किरण होगा। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, एक और नॉर्मल यहाँ पर खींचते हैं। उसके बाद रे देखते हैं कि जब वो डेंसर से रेयर में जाएगा तब क्या होगा। तो ये नॉर्मल जो हम यहाँ खींचने वाले हैं अब, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा कि वो ये नॉर्मल से दूर भागेगा, ये नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। तो ये रे हमारा क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। ये रिफ्रैक्टेड रे जो था वो जब स्लेब से बाहर निकला, यानी कि ये भी माध्यम हमारा एयर वाला, ये विरल माध्यम बन गया, क्योंकि ये बाहर का वातावरण है पूरा चारों तरफ। तो चारों तरफ का जो एरिया है हमारा वो कौन सा मीडियम, वो विरल माध्यम है हमारा। और ये जो ग्लास स्लेब है यहाँ पर सिर्फ वही है सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन में गया तो नॉर्मल के नज़दीक आया। ये नॉर्मल हमारा जो ये लाइन है, ये नॉर्मल ही इसके नज़दीक आ रहा है, बेंट हो रहा है। लेकिन जब सघन से, ये जो मीडियम हमारा ग्लास स्लेब वाला, ये ग्लास स्लेब का जो मीडियम है वो सघन माध्यम है, जब सघन से बाहर निकल रहा है ये रे, तो हम देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल रे हमारा, ये नॉर्मल, ये वाला जो अभिलंब है, ये लाइन अभिलंब, वो उससे क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। ये जो रे है उससे दूर भाग रहा है। यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको ई से डिनोट करते हैं। ये एंगल जो ई है हमारा, यहाँ पर टर्म ई आ रहा है, वो ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है, जिसको हम लोग इमर्जेंट कोण कह सकते हैं, आकस्मिक कोण कह सकते हैं। और ये जो रे जा रहा है, ये जो रे बाहर की ओर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जो ये रे निकला है, ये रे को हम लोग कह सकते हैं इमर्जेंट रे। ये रे कौन सा रे होगा, इमर्जेंट रे। आकस्मिक किरण हिंदी में अगर बात करें तो ये होगा हमारा आकस्मिक किरण, ठीक है। तो उनमें सबको आ रहा है, ये जो रे निकल के आ रहा है वो कौन सा किरण है, आकस्मिक किरण। यहाँ जो एंगल बन रहा है ई, वो एंगल ऑफ इमर्जेंट है। आकस्मिक कौन है हमारा, ये हमारा आकस्मिक कोण। और यहाँ जो एंगल बना था नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच, जिसको आर से डिनोट कर रहे हैं, यही जो एंगल है हमारा वो है अपवर्तित किरण, सॉरी कोण। क्या है हमारा अपवर्तित कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंग्लिश में कहेंगे उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ग्लास स्लैब के अंदर जो भी टर्म आ रहे थे सबको क्लियर किए, ठीक है। और ये दोनों रे के बीच अब बात करते हैं, पहले इस टर्म को फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये जो रे इंसिडेंट पर रहा है वो रे कहला रहा है इंसिडेंट रे कहला रहा है, यानी कि आपतित किरण। और ये जो हम इमेजिनरी लाइन खींचे हैं परपेंडिकुलर, जो अभिलंब कहला रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद जब ये ग्लास और ये जो नॉर्मल और ये जो आपतित किरण है, ये दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, वो कौन सा एंगल है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतित कोण है। और यहाँ पर जो स्लैब के अंदर जो रे ट्रैवल कर रहा है, ये जो रे हमारा ये वाला, वो रे कौन सा रे है, वो है हमारा अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे है। और ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल है यहाँ पर, वो एंगल हमारा क्या है, अपवर्तित कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। उसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रे जब ग्लास स्लैब से बाहर निकलता है तो ये रे इमर्जेंट रे कहलाता है। कौन सा रे कहलाता है, इमर्जेंट रे। और ये जो लाइन हम इमेजिनरी खींचे हैं वो हमारा क्या, अभिलंब यानी कि नॉर्मल है। और ये नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे के बीच बनने वाला जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट यानी कि आकस्मिक कोण है, ठीक है। अब एक टर्म समझते हैं यहाँ पर, जो इंसिडेंट रे आ रहा था, अगर वो अपने रियल पथ पर ट्रैवल करता रहता तो रियल पथ का जो इमेजिनरी लाइन है वो और जो इमर्जेंट रे बाहर निकला है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, यानी कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, यानी कि पैरेलल लाइन जाता है। ये रे आगे की ओर बढ़ाया जाए और ये इमेजिनरी, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है जो कभी इंटरसेक्ट। और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, इसको कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
ये कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पार्श्व विस्थापन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये दोनों के बीच का, यानी कि हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि पार्श्व विस्थापन। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल ग्लास स्लैब के अंदर जो भी टर्म आ रहे थे वो समझ में आ गया, और ये सारा अभी जो 3 टर्म पढ़े एप्लीकेशन उसी पे काम कर रहा है कि जब विरल से सघन में जाएगा तो नॉर्मल के नज़दीक, जब सघन से विरल में निकलेगा तो नॉर्मल से दूर। ये 2 कंडीशन फॉलो हो गया। और एक कंडीशन तो है ही यहाँ पर कि ग्लास स्लैब के अंदर जब कोई परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री बनाकर जब कोई रे आएगा तो वो क्या होगा, सीधा सीधा चला जाएगा बिना डेबिट हुए। तो ये एक एप्लीकेशन और हम देखते हैं वो 3 जो टर्म हमारे फैक्ट आ रहे हैं। जैसे अगर हम एक प्रिज्म के अंदर बात करें, ये एक प्रिज्म है हमारा, तो इसमें जब कोई रे इंसिडेंट पड़ रहा है और यहाँ हम एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं एक नॉर्मल लाइन जब हम खींचते हैं तो ये क्या होता है, नॉर्मल के नज़दीक बेंट होगा। ये रे जाना तो यहाँ चाहिए लेकिन ये क्या होगा, नॉर्मल के नज़दीक बेंट होगा और ट्रैवल करके यहाँ जाएगा। फिर जब हम इमेजिनरी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर इसको यहाँ जाना चाहिए लेकिन ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा तो वो ये यहाँ ट्रैवल करेगा। तो ये भी एप्लीकेशन है। जब हम प्रिज्म में पढ़ेंगे कि जब एक रे पड़ता है, बीम ऑफ लाइट पड़ता है, तो वो कैसे आफ्टर रिफ्लेक्शन 7 कलर प्रोड्यूस करता है। अब कहाँ प्रोड्यूस करता है वो हम देख सकते हैं, वो यहाँ निकलता है। तो ये भी रिफ्रैक्शन वाला जो कंडीशंस पढ़े हम लोग कि जब कोई रे रेयर से, ये माध्यम बाहर वाला वातावरण जो है हमारा वो रेयर मीडियम है, और ये ग्लास स्लैब का अंदर यानी कि ये प्रिज्म जो है उसके अंदर का जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। तो जो रे जा रहा था नॉर्मल के करीब मुड़ा, फिर जब बाहर निकला इस प्रिज्म से डेंसर मीडियम से तो फिर क्या हो गया, नॉर्मल से दूर भागा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन इसमें भी आ गया। और ग्लास स्लैब के अंदर भी कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, ये टर्म को हम लोग समझ लिया। और कौन से जो टर्म आ रहे थे यहाँ पर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इमर्जेंट रे और रेयर, डेंसर, मीडियम, सारे टर्म को हम इस स्लैब के अंदर समझ लिए। अब हम चलते हैं अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक क्या है, जो कि हम देख ही लिए। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल जब साइन के टर्म में आएगा, यानी कि एंगल आई और एंगल आर जब साइन के टर्म में आएगा, जिया के टर्म में आएगा, तो ये दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक, तो अब इसको इरेज करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा एक माध्यम है, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, एक नॉर्मल और एक रे जो इंसिडेंट पड़ रहा है यहाँ पर, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ गुजर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बनने वाला जो कोण है एंगल आई, और यहाँ जो बनने वाला कोण है एंगल आर, यानी कि ये कौन सा एंगल है, ये है हमारा, अभी पढ़ा चुके हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और मान लेते हैं कि जो रेयर मीडियम में स्पीड है वो लाइट का वो v1 मान लेते हैं, और डेंसर मीडियम जो लाइट का स्पीड है वो v2 मान लेते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट टर्म को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो इस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि μ1 है, और इस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, μ2 है। क्योंकि हम अपवर्तनांक यानी कि ये अपवर्तनांक टर्म तो समझ गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का परिभाषा तो सिंपल है, ये एक अनुपात है। ये जो हमारा अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक वो क्या है, अपवर्तनांक एक अनुपात है। किसका अनुपात है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों का अनुपात है हमारा अपवर्तनांक। ठीक है, ये चीज तो समझ गए। अब इसे में आता है वर्ड सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या आता है, सापेक्ष।
तो सापेक्ष अपवर्तनांक को समझाने के लिए हम ये डायग्राम बनाए, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ में आ गया क्या होता है। जो हम टर्म अभी समझने वाले हैं वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस मीडियम में जो डेंसिटी है, और ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए कि रेयर मीडियम में जो लाइट का स्पीड है, रेयर मीडियम हम किसको कहेंगे, कभी परिभाषा पूछ सकता है कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी कि हम प्रकाश के विरल माध्यम किसको कहेंगे, ये पूछ देगा तो उसका परिभाषा होगा एक ऐसा माध्यम जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, यानी कि अपवर्तनांक कम और लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, वो हमारा प्रकाशीय यानी कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। वो क्या होगा, हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। और इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का। जब हमसे परिभाषा पूछेगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का तो हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा माध्यम जिसमें लाइट का स्पीड क्या होता है, कम होता है, वो होता है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो यही ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को फाइंड करने के लिए जो हम टर्म का इस्तेमाल करते हैं वही टर्म हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दो मीडियम का देख रहे हैं, एक रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसर, ये दोनों का हम तुलना करने वाले एक दूसरे के सापेक्ष। तो वही निकालना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस का, रेयर और डेंसर मीडियम का। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो हमारा म्यू होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भी का, भी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये जो म्यू है हमारा, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, लाइट का जो स्पीड होता है उसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड उतना कम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, डेंसिटी के बारे में बताता है, घनत्व है एक प्रकार का। तो जिसमें ज़्यादा डेंस होगा वहाँ पर स्पीड कम हो जाएगा। तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें लाइट का स्पीड कम, इसलिए इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं। और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं म्यू जिसमें ज़्यादा उसमें भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसमें म्यू कम उसमें भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इसी टर्म के अकॉर्डिंग हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि μ1 बाय μ2, जब इसका रिलेशन निकालेंगे लाइट ऑफ स्पीड रेयर मीडियम का, लाइट ऑफ स्पीड डेंसर मीडियम का, तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर μ1 बाय μ2 का जो वैल्यू होगा वो रिवर्स यानी कि v1 बाय v2 होगा। और जिस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, कॉमनली ऐसा लिख सकते हैं कि दूसरे यानी कि डेंसर मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसके, रेयर मीडियम की तुलना में, वो क्या हो जाएगा v1 बाय v2, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी को हिंदी में लिखते हैं कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किस माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ये हमारा दूसरा माध्यम है और ये हमारा पहला माध्यम है। तो हम जो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले हैं वो दूसरे माध्यम का निकाले हैं, यानी कि डेंसर मीडियम का। तो दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के तुलना में जो होगा v1 बाय v2, यानी कि पहले माध्यम में लाइट का स्पीड बटे दूसरे माध्यम में लाइट का स्पीड, यही हमारा कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीज़ क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो टर्म हमारा समझ में आ गया कि हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले माध्यम के तुलना में जो होगा v1 बाय v2। ठीक है, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देने वाला, जिस माध्यम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करें और जिस माध्यम की तुलना में, तो जिस माध्यम का पता कर रहे हैं वो पहले और जिसके तुलना में कर रहे हैं वो टर्म को बाद में लिखेंगे। ठीक है, और ये v1 बाय v2 क्यों हम लिखें, क्योंकि पहले माध्यम का स्पीड क्यों आया, दूसरे माध्यम का स्पीड बाद में, क्योंकि वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, जिसमें हम प्रकाश का अपवर्तन, उसके नियम और अपवर्तनांक, ये 3 टर्म को समझ लिए। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंतर्गत हम लोग लेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस के टाइप को, उससे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।